नमस्कार दोस्तों, यूपी एंड सीबीएसई मैथ गुरुदेव एकेडमी पर सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं और इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व कराए हैं। आज हम 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है, जो विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, जिनका आने की प्रबल संभावना है, का संकलन इन प्रश्नोत्तर में किया गया है और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया गया है और इन प्रश्नों में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनके आने की प्रबल संभावना है। देखिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें अंत तक दिए हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? ए 5वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 6ठी अनुसूची और डी 7वीं अनुसूची। तो ये जो है आपका कौन सी अनुसूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्यों के मध्य जो वैधानिक शक्तियों का बंटवारा है वो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। इसी के साथ साथ 5वीं अनुसूची को देख लेते हैं। 5वीं अनुसूची में क्या है? एससी जो हमारी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी के ऊपर प्रावधान इसमें है 5वीं अनुसूची में। इसी के साथ साथ 8वीं जो अनुसूची है वो हमारी भारतीय जो भाषाएं हैं उनसे संबंधित है, और जो 6ठी अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के लिए उपबंध की व्यवस्था इसमें की गई है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान से पढ़ लें थोड़ा सा, चूँकि यहाँ पे जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। ये कह रहा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? वह संसद का संगठक भाग है, बी वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, सी वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, डी वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? ऑप्शन बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, यह इसमें सही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है इसके आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। इसको याद कर करके जाएं और इस एक क्वेश्चन में ही हम 4 क्वेश्चंस को याद कर लेंगे। देखिए किस प्रकार, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 246। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों के गठन से। और ग्राम पंचायतों का जो गठन है ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अब देखिए अनुच्छेद 19, ये तो जो हमारा अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 जो है ये क्या है? अपनी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाता है अनुच्छेद 19। और ये जो अनुच्छेद 21 है इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद जो 46 है, अनुच्छेद 46 जो है उसमें क्या है? अनुच्छेद 46 में जो हमारी राज्य सूची
संघ सूची और समवर्ती सूची है, उस पर आधारित उपबंधों का प्रावधान है अनुच्छेद 246 में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से सभी को याद हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या था? सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द कौन सा है जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? देखिए इसमें भी आप पकड़ लें, यहाँ से नहीं किया गया है। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इनका तो जिक्र किया गया है इसमें, जबकि किसका समावेशन नहीं किया गया है? गरिमा शब्द का। किसका समावेशन नहीं किया गया है? गरिमा शब्द का। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं, यानी कि लघु संविधान संशोधन के नाम से भी इसको जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किसी संगीत समारोह में हॉल की छतें साधारणतः वक्र होती हैं क्योंकि ए, वे ध्वनि को श्रोता गण की ओर परावर्तित करती हैं, बी, वे ध्वनि का अवशोषण कर सकती हैं, सी, उनमें हॉल में बेहतर वातावरण प्राप्त होता है, डी, बाहर से कोई अन्य ध्वनि वक्र छत से होकर प्रवेश नहीं कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, वे ध्वनि का अवशोषण कर सकती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार, तुर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है इस्तांबुल। तो तुर्की का शहर इस्तांबुल पश्चिम का द्वार कहलाता है। तुर्की का इस्तांबुल नगर एशिया एवं यूरोप दोनों ही महाद्वीपों में स्थित है। इस्तांबुल जो है विश्व संसार का एकमात्र ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों में स्थित है, यानी 2 महाद्वीपों में स्थित शहर को कौन सा है? इस्तांबुल, सॉरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? तो सोडियम जो धातु है, एल्कोहल में, मिट्टी के तेल में, जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो सोडियम धातु का जो संग्रहण है वो मिट्टी के तेल यानी केरोसिन ऑयल में किया जाता है दोस्तों। चूँकि ये हवा के संपर्क में आने से जो सोडियम धातु है वो क्या होती है? जल जाती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, चूँकि मिट्टी के तेल के साथ ये क्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में ये ग्रंथि दी हुई है हमारी, और सूची सेकंड में क्या है? हार्मोन है। तो देखिए अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और वृक्क ग्रंथि। तो इसको आप सुमेलित कीजिए। तो अग्नाशय जो है हमारा क्या करता है? ये ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावन करता है, तो ये इससे मैच कर देंगे 4 से। पीयूष जो ग्रंथि है हमारी, पीयूष ग्रंथि क्या है? उत्तेजक हार्मोन, तो ये हो जाएगा इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन। अधिवृक्क जो ग्रंथि है ये किसका स्रावन करती है? कॉर्टिसोल का स्रावन करती है, तो ये आपका पहले से मैच कर देंगे। और वृक्क क्या है? एडीएच जो है वृक्क द्वारा मूत्र की सांद्रता को नियंत्रित करने में क्या है? सहायक है। तो इस प्रकार इसको हमने क्या कर लिया? सुमेल कर लिया। तो इसका राइट ऑप्शन देखें, इसमें क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पर भी तो ये सामान्य लवण है, अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है, द्विक लवण है। तो देखिए सामान्य जो लवण होता है हमारा वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, जो हम नमक घरों में यूज करते हैं खाने के लिए, वो क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। फिर है अम्लीय लवण,
तो अम्लीय लवण क्या होता है? अम्लीय लवण होता है फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3 FeCl3। और अक्षारीय लवण, अक्षारीय लवण क्या होता है? अक्षारीय लवण होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये NaHCO3। क्या है ये? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और द्विक लवण तो कौन सा ऑप्शन बच गया? फिटकरी यानी कि एलम, फिटकरी बच गया हमारा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी ए का कौन सा हो गया? 2 ये, बी का 4 ये, और सी का 3। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ए समताप मंडल, बी अक्षोभ मंडल, सी आयन मंडल, डी मध्यमंडल। देखिए रेडियो जो तरंगे हैं उनके विक्षेपण के लिए आयन मंडल उत्तरदायी है। कौन सा मंडल उत्तरदायी है? आयन मंडल, ये वाला आयनोस्फीयर। और सबसे नीचे का जो मंडल है उसे क्या कहते हैं हम? ये कमेंट करके बताएं कि सबसे नीचे का जो मंडल है उसे क्या कहते हैं। और आयन मंडल जो है धरातल से 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है? विस्तृत है। जितनी भी चुंबकीय घटनाएं होती हैं सभी इसी मंडल में होती हैं, आयन मंडल में ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में सोने की खानें निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ हैं? देखिए कोलार जो सोने की खान है इसको तो सभी जानते हैं, कर्नाटक में है। और हट्टी खान जो है ये भी कर्नाटक में है। और रामगिरी खान ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। तो ये 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। चिल्का बिहार, पुलिकट तमिलनाडु, डल जम्मू एंड कश्मीर, सांभर राजस्थान। ये कह रहा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित क्या नहीं है इसमें? चिल्का। क्या नहीं है? चिल्का सुमेलित नहीं है। चूँकि चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है चिल्का झील। और यहाँ क्या दे दिया आपको? बिहार में, ठीक है ना। और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है ये चिल्का झील। क्या है? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किन सुधारकों ने विधवा विवाह के क्षेत्र में विशेष कार्य किया? नंबर 1 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नंबर 2 प्रोफेसर D.K. कर्वे, नंबर 3 वीरेशलिंगम पंटुलू और B.M. मालाबारी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी, ईश्वरचंद विद्यासागर ने भी किया है, कर्वे और वीरेशलिंगम पंटुलू तीनों इसमें शामिल हैं। तो ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस गवर्नर जनरल ने किया था? सिंध का जो विलय किया था ब्रिटिश साम्राज्य में किस गवर्नर जनरल ने किया था? ए लॉर्ड एलनबरो, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड ऑकलैंड, डी लॉर्ड हार्डिंग्स। तो 14 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए लॉर्ड एलनबरो ने ब्रिटिश साम्राज्य का विलय सिंध में किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संपादन करते थे? तो बाल गंगाधर तिलक को जो हम क्या कहकर बुलाते थे? केसरी भी कहते थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, केसरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम गैंगिंग एक्ट कहा गया? ए देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, बी समाचार पत्र अधिनियम 1910 और 1908,
भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 और भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम 1931। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, यानी गैंगिंग एक्ट के नाम से, यानी मुंह बंद करने वाला जो कानून है ये आपका 1878 में आया था। देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878। इस अधिनियम ने राजद्रोही लेखों को दबाने और दंडित करने का अधिक सफल अस्त्र बनाया गया था इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। देखिए, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना है। बी, केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज नहीं दे रहा। सी, केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। डी, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। यानी बैंक दर में वृद्धि। तो बैंक दर के बारे में हम बता दें आपको, बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक कौन सा है हमारा, आरबीआई, व्यापारिक बैंकों को ऋण सुविधा प्रदान करता है। और देखिए जब ऋण सुविधा प्रदान करेगा तो महंगी मुद्रा नीति का क्या करेगा, वो अनुसरण करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। क्योंकि जब देश में मुद्रा का प्रसार अधिक होगा तो बैंक दर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और जब देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति होती है तो बैंक दर में क्या हो जाती है, कमी की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है मुख्यतया ए, तृतीयक क्षेत्र का, बी, द्वितीयक क्षेत्र का, सी, प्राथमिक क्षेत्र का, और डी, बी और सी दोनों। तो देखिए 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, प्राथमिक क्षेत्र का। छिपी बेरोजगारी से मतलब है कि कोई कार्य क्षेत्र है जिसमें 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं, जबकि उसमें काम व्यक्ति कर रहे हैं 10 या 10 से ज़्यादा। यानी कि जो व्यक्ति काम कर सकते हैं उनसे अधिक व्यक्ति उस काम को कर रहे हैं। तो ये जो बेरोजगारी की स्थिति है उसे क्या कहेंगे हम, छिपी बेरोजगारी की स्थिति कहेंगे। और ये कहाँ पाई जाती है, प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1990 में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए और बताइए कि गांव में कार्यरत अहित एवं अनुभवी डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए ये जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल की शेप है, ये तो क्या है, आपका अहित डॉक्टर है। गांव में कार्यरत डॉक्टर, ये सर्कल दिखा रहा है। और ये जो आपका स्क्वायर है ये अनुभवी डॉक्टरों को दिखाता है। ये जो स्क्वायर है ये अनुभवी क्या दिखाता है, डॉक्टरों को दिखाता है। तो तीनों का प्रतिनिधित्व जो कर रहा है हमें उसे सेलेक्ट करना है इसमें। तो तीनों का प्रतिनिधित्व देखिए कौन कर रहा है, जो सर्कल में भी हो, इसमें भी हो, ट्राइंगल में भी हो और स्क्वायर में भी हो। तो देखिए ऐसा क्या है, 5 है। क्या है, 5 है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है, ए, मणिपुर का, बी, तमिलनाडु का, सी, केरल का, डी, आंध्र प्रदेश का। देखिए मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है, केरल का लोक नृत्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्चाधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी, हर्षवर्धन ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल में अनुवादक कौन थे। यानी महाभारत का तमिल भाषा में अनुवाद करने वाले
सर्वप्रथम कौन थे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए, पेरुन देवनार। पेरुन देवनार जो थे इन्होंने महाभारत का जो है तमिल भाषा में अनुवाद किया था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? तो विनिमय का मतलब है चीज़ों का आदान प्रदान करना। तो विनिमय काल में जो वस्तुओं का आदान प्रदान करने का माध्यम था वो क्या था? पण। क्या था? पण था। और पण क्या था? एक तरह के सिक्के हुआ करते थे मौर्य काल में। क्या हुआ करते थे? एक तरह के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है ये तो, कि महमूद गजनबी का जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था? उतबी। कौन था? उतबी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया और मुख्य अतिथि के रूप में भारत के 71वें गणतंत्र दिवस में भाग लिया? तो 71वें गणतंत्र दिवस में जो भाग लिया वो कौन थे? जायर मैसियस बोल्सनारो, जो एक क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व मृदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 5 नवंबर, 5 अक्टूबर, 5 सितंबर। तो विश्व मृदा जो दिवस है ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों।